दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें। इससे पहले जो है हमने ऋग्वैदिक कालीन को देखा था। ये मेरा इससे पहले जो पिछला वीडियो है उसी के बारे में था। और आज हम लोग देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला है आपका पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल को आज हम लोग देख रहे हैं। जो आपका ऋग्वैदिक काल था उसका क्वेश्चन का आंसर जो है पिछले वीडियो में मैंने करा दिया। आप चाहे तो जाके उसको देख सकते हैं या फिर आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप दोनों देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। या फिर हम इसको जो है आपका ऋग्वैदिक काल के साथ रिलेट करते चलेंगे, जिससे आपको वो चीज़ जो आपको याद आता जाएगा अगर आप वीडियो देखा हो तब। तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड जो है, काल का अगर बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। ठीक है। और इसी समय जो है जैसा कि ऋग्वैदिक काल में जो भी चीज़ें हुई थी, जैसे वहाँ पर राजा की शक्तियाँ कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसा था, जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, जो राजनीतिक व्यवस्था था, राजनीतिक अवस्था था वो कैसा था, जो आर्थिक अवस्था था वो कैसा था, तो उससे जस्ट इसमें उल्टा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पर कुछ नए चीज़ों को भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। सबसे पहला काम आपका कि एक लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या लिखा है कि उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर था जिसमें समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म के बड़े बदलाव आए। क्या बोला जा रहा है कि जो उत्तर वैदिक काल है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर माना जाता है जिसमें समाज या फिर अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म के बड़े बदलाव आए। जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि वहाँ पर सिर्फ एक कबीला होता था और वहाँ का जो राजा होता था उसको राजन कहा जाता था और उसकी जो शक्तियाँ वो सीमित होती थी। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर विस्तार में समझेंगे और उसके जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा। फिर आगे क्या लिखा है कि इस काल को ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों में विस्तार से वर्णित किया जाता है। यह काल वैदिक सभ्यता के विकास का परिपक्व चरण था। क्या बोला जा रहा है कि ये जो काल उत्तर वैदिक काल है यही वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का विकास का जो परिपक्व है, मैच्योर चरण है या फिर जो पीरियड है वो है। ठीक है। आगे लिखा है कि जिसमें न केवल धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक संरचना विकसित हुई बल्कि कृषि, व्यापार और प्रशासन में भी नई व्यवस्थाएं लागू हुई। क्या बोला जा रहा है कि इसमें सिर्फ जो सामाजिक संरचना ही विकसित नहीं हुआ बल्कि इसमें कृषि, व्यापार, प्रशासन या फिर जो नई व्यवस्थाएं वो भी लागू किए गए। आइए हम समझते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, समझते हैं उन सब चीज़ों को जो इसमें बताया गया। सबसे पहला आपका है राजनीतिक दशा। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया राजनीतिक, आर्थिक या फिर जो भी चीज़ें पूछी गई उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला आपका है राजनीतिक दशा। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक दशा है वो कैसा था। तो क्या बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जनजातीय गणराज्यों और राजतंत्रों का उदय हुआ। इस समय आर्य समाज छोटे छोटे गांवों और कबीलाई समूहों से विकसित होकर संगठित राज्यों में परिवर्तित हुए। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो अब जो आपका ऋग्वैदिक काल में जो सिर्फ एक कबीला होता था छोटा सा जिसको जन कहा जाता था, अब उत्तर वैदिक काल में क्या वो बड़ा हो गया है और कबीलाई समूह को छोड़कर वो क्या है कि विकसित संगठित राज्यों में परिवर्तित हो गया और एक बड़े क्षेत्र में वो रहने लगे हैं। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है आपका जन और जनपद। ठीक है, जन और जनपद। तो क्या लिखा है कि पहले जन विकसित होकर जनपद में बदल गए। क्या बोला जा रहा है कि जो ऋग्वैदिक काल में पहले कबीलों को जन कहा जाता था और उसके राजा को राजन, तो जो ऋग्वैदिक काल में जन था वो अब विकसित होकर क्या हो गया, तो वो जनपद हो गया। पहले ऋग्वैदिक काल में वो जन था और आज इसको जनपद कहा जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। दूसरा पॉइंट लिखा है कि जनपदों का शासन एक राजा के अधीन था लेकिन कहीं कहीं गणराज भी विद्यमान थे। जनपदों का जो शासन है जो ऋग्वैदिक काल में राजा का शक्ति किस पे सीमित होता था, तो जो सभा होती थी या फिर जो समिति होती थी उसको वो लोग जो है राजा की शक्ति को नियंत्रित रखते थे, करते थे। लेकिन आज जो उत्तर वैदिक काल को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, तो जनपदों का शासन एक राजा के अधीन था। जो जनपद का शासन है वो राजा के अधीन होगा लेकिन कहीं कहीं गणराज भी विद्यमान थे, कहीं कहीं गणराज था। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध जनपदों में कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अवंती, गांधार आदि प्रमुख थे। क्या बोला जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में ये सारे जो जनपद है वो प्रमुख थे। कौन कौन, तो कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, काशी, विदेह, मगध, अवंती, गांधार आदि ये सब प्रमुख थे।
कुरु के बारे में हमने पहले बात किया, जो पुरु था वही बाद में जाके कुरु हुआ है, उसमें भी हम लोग इस चीज के बारे में बात किए थे। फिर है राजतंत्र का विकास। तो राजतंत्र का विकास किस तरह से हुआ था उसको समझते हैं। लिखा है कि लिखा है कि प्रारंभिक काल में राजा को केवल एक मुखिया माना जाता था, लेकिन अब उसका पद वंशानुगत हो गया। पहले क्या था, जो ऋग्वैदिक काल हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, तो जो मुखिया जो राजा होता था वो मुखिया की तरह काम करता था, मतलब राजा होता था, और उसको क्या तो सभा और समिति द्वारा चुन के बैठाया जाता था, सभा और समिति के द्वारा चुना जाता था। लेकिन अब जो उत्तर वैदिक काल में है वो वंशानुगत हो गया वो पद राजा का। ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो जो सभा या फिर जो ग्रामीण थे या फिर जो समिति था वो लोग राजा को, जो रईस होते थे, जो थोड़े से बुद्धिमान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, या फिर जिनके पास संपत्ति होता था, उनको चुन करके राजा बनाया जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में ये लिखा है कि यहाँ पर जो होगा वो राजा का पद वंशानुगत हो गया है, अब राजा का बेटा राज करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि राजा की शक्ति बढ़ गई और वह अब पूर्ण शासन बन गया। राजा का जो है शक्ति वो बढ़ गया और अब वो पूरी तरह से एक शासक बन गया है। कर की शुरुआत हुई जिससे राज्य के लिए स्थायी आय का स्रोत बना। कर का शुरुआत किया गया, मतलब पहले क्या तो बलि प्रथा था। बलि प्रथा का मतलब ये नहीं किसी को काटना, ठीक है। बलि प्रथा का मतलब ये है कि राजा को अपने स्वेच्छा से जो कर मिलता था उसको बलि प्रथा कहा जाता था, बलि कर कहा जाता था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में ये जो प्रथा है वो प्रथा ना रहकर क्या हुआ, एक जबरदस्ती हो गया कि मतलब कर देना ही है, इस तरह का नियम हो गया। आगे लिखा है कि जिससे राज्य की एक स्थायी आय स्रोत बना। अगला पॉइंट है कि राजा को राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या फिर जो वाजपेयी यज्ञ करने का अधिकार मिला, जिससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती थी। अपनी शक्ति या फिर जो प्रतिष्ठा है उसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए राजा जो थे इस तरह के यज्ञ किया करते थे, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या फिर जो वाजपेयी यज्ञ, इन सब जैसे यज्ञों को किया जाता था अपनी प्रतिष्ठा और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। ग नंबर पर आपका प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था क्या लिखा है कि राजा को शासन में सहायता देने के लिए कई मंत्री और अधिकारी होते थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब यहाँ पर राजा को जो सलाह देने के लिए या फिर जो राजा शासन में राजा को शासन करने के लिए, जो सहायता देने के लिए कई तरह के मंत्री और अधिकारी होते थे। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वहां पर जो राजा है उसकी शक्तियों को नियंत्रित कौन करता था, तो शक्ति समिति और सभा। राजा को वहां पर कोई शक्ति था ही नहीं। और उत्तर वैदिक काल में क्या, तो वो पूर्णतः राजा है, सारी शक्तियां इसके पास है, लेकिन शासन करने के लिए जो व्यवस्थाएं या फिर जो सहायता है उसको मंत्री या फिर अधिकारी के द्वारा पूरा किया जाता था। सबसे पहला जो अधिकारी या मंत्री वो है पुरोहित। राजा का प्रमुख सलाहकार होता था कौन, पुरोहित। ये बताता था क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या गलत है, इसके बारे में सलाह देते थे किसको, राजा को। दूसरे हैं सेनापति। सेनापति का क्या काम था, तो सेना का प्रमुख होता था और युद्ध वगैरह में ये काम करता था। तीसरा है सूत। आपने कर्ण के बारे में सुना होगा, अगर आप महाभारत नहीं देखे तो आप एक बार महाभारत को जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप देखिएगा तो बहुत चीज़ उसमें सीखने को भी मिलता है और देखने में भी अच्छा लगता है। महाभारत आप जरूर देखिए, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिए। तो सूत जो है वो क्या होता है, तो जो रथ चालक होता है, जो रथ को चलाता है वो होता है सूतपुत, और वो राजा को संदेश देता है, ठीक है। वही लिखा है कि राजा का रथ चालक और संदेश वाहक होता है। चौथा नंबर पर है ग्रामणी। वो गांव का मुखिया होता है। और पांचवा है समिति और सभा। ये दो संस्थाएं राजा की शक्ति को संतुलित करती हैं। ये क्या करता था, तो राजा की शक्तियों को संतुलित करने का काम करता था। ये कब था, ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा था। अब इसकी शक्तियां जो है सभा, जो संस्थाएं या जो सभाएं, इनकी शक्तियां अब राजा के सामने कम है, मतलब राजा की शक्तियां ज़्यादा और इनकी शक्तियां कम। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। फिर घ नंबर पर लिखा है युद्ध और सेना। उस समय युद्ध और सेना क्या था, ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो युद्ध नहीं हुआ करता था, मतलब युद्ध होता था तो बस ऐसे गायों के लिए। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो युद्ध होता था वो भूमि के लिए युद्ध होता था। ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध हुए वो गायों के लिए हुए, और जो उत्तर वैदिक काल में युद्ध हुए वो भूमि के लिए हुआ था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में युद्धों की संख्या बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, युद्ध की संख्या बढ़ गई। युद्ध में अब केवल घुड़सवार और रथों का ही नहीं बल्कि पैदल सैनिकों और गज सेना का भी प्रयोग होने लगा। क्या बोला जा रहा है कि युद्ध में अब सिर्फ घुड़सवार या फिर रथ का ही नहीं बल्कि पैदल सेना या फिर जो हाथी है उसका भी जो संख्या वो बढ़ने लगा था, प्रयोग बढ़ने लगा था। क्यों, क्योंकि राजा के पास अब कर आने लगा, वो अब सैनिक रख सकते थे, हाथी को रख सकते थे, घोड़ों को रख सकते थे, तो उनके पास एक कर व्यवस्था से होने लगा। जबकि ऋग्वैदिक काल में कर जैसा कोई व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण राजा के पास कोई धन संचय के धन संचय का जो आधार या फिर साधन कह सकते हैं वो नहीं था, जिसके कारण क्या है, तो राजा ना सैनिक रखने के लिए सक्षम था, ना ही प्रजा को देखने के लिए सक्षम था।
तीसरा पॉइंट लिखा है, विजय प्राप्त करने के बाद शत्रु की भूमि, धन और पशुओं को लूटने की परंपरा थी। आर्य जब ये उत्तर वैदिक काल में क्या था, तो जो भूमि के लिए युद्ध होने लगा, तो जाहिर सा बात है कि अगर कोई युद्ध करेगा तो वो उसके धन को लूटेगा, भूमि पर अपना कब्जा करेगा, और पशुओं को लूटने की परंपरा थी किसमें, उत्तर वैदिक काल में। फिर हम लोग जानेंगे सामाजिक दशा क्या थी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सामाजिक दशा क्या रही है उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में समाज की संरचना जटिल और व्यवस्थित हो गई। इस काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और सामाजिक भेदभाव बढ़ने लगा। क्या बोला जा रहा है कि जो समाज की संरचना है वो जटिल हुआ और व्यवस्थित हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, वर्ण व्यवस्था जो है वो अधिक कठोर हो गया और सामाजिक भेदभाव भी बढ़ने लगा। ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो जो काम था, कार्य के आधार पर वहाँ पर वर्ण व्यवस्था या फिर जो वर्ण है वो व्यवस्थित किया जाता था। मतलब वर्ण में वो जा सकता था काम के मतलब कोई मजबूत आदमी तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, ज्ञानी है तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो वहाँ पर काम के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था आधारित होती थी। लेकिन आज जो उत्तर वैदिक काल में, मतलब उत्तर वैदिक का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर जाति से ये सब कुछ रिलेट हो गया, मतलब जन्म से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जिस कुल में आप जन्मेंगे या फिर जिस जात में जन्मेंगे आप वही रहेंगे। तो ये सब हो गया किसमें, उत्तर वैदिक काल में। आइए समझते हैं इसको बढ़िया से। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था का विकास। तो समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। समाज को 4 वर्णों में वहां पर भी ऋग्वैदिक काल में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वहां पर क्या था, तो कार्य के आधार पर ये सब व्यवस्थित था, और यहाँ पर जन्म के आधार पर होगा। तो ब्राह्मण कौन थे, तो पुरोहित और विद्वान वर्ग था। क्षत्रिय कौन था, शासक और योद्धा वर्ग था। वैश्य कौन, व्यापारी और कृषि और शिल्पकार थे। शूद्र किसको कहा जाता था, तो जो सेवक वर्ग था, जिन्हें समाज में निम्न स्थान दिया गया, और शूद्रों को सबसे निचला स्थान में रखा गया। जो शूद्र और वैश्य थे उनका निचला स्थान था, और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उनका उच्च स्थान होता था। क्या लिखा है दूसरा पॉइंट में, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च वर्ग के रूप में उभरे, जबकि वैश्य और शूद्र निम्न वर्ग में आए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो अब वर्ण व्यवस्था है वो किस पर, जन्म पर आधारित हो गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था, ये कर्म पर आधारित था। ठीक है, ख नंबर पर लिखा है पारिवारिक संरचना। पारिवारिक संरचना कैसा था, तो परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी पिता का अधिकार सर्वोपरि था, मतलब पिता ही मुखिया होता था। विवाह की विभिन्न प्रथाएं विकसित हुई, जैसे कि ब्राह्मण विवाह, गंधर्व विवाह और असुर विवाह। इन तरह की विवाह का जो प्रथा है वो विकसित हुआ। फिर लिखा है कि जो बहुपत्नी प्रथा भी इस काल में देखी गई। मतलब अब जो है राजा या फिर कोई भी लोग एक पत्नी से ज्यादा रख सकता है। ठीक है, मतलब उसकी कई पत्नियां हो सकती हैं। ग नंबर पर इसका जो विशेषता है वो है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति, तो प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उत्तर वैदिक को पढ़ेंगे वहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी। वही बोला जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। दूसरा पॉइंट लिखा है कि शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी सीमित कर दी गई। शिक्षा या फिर जो धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ है, या फिर सभा या फिर समिति में भाग लेने का जो अधिकार है, उसकी भागीदारी को सीमित कर दिया गया। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। लिखा है बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं की शुरुआत इसी काल में हुई थी। जो बाल विवाह या फिर जो सती प्रथा है, इन सब जैसी कुप्रथाओं का शुरुआत भी इसी काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में ही। फिर हम लोग जानते हैं शिक्षा और ज्ञान परंपरा। शिक्षा और ज्ञान परंपरा को देख लेते हैं। तो इस काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो जो गुरु शिक्षा प्रणाली प्रचलित हुआ, मतलब जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी, वो क्या करेगा, तो गुरु के आश्रम में रह के ही अध्ययन करेगा। अगला पॉइंट है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, व्याकरण, खगोल शास्त्र, गणित आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इन सब विषयों की शिक्षा दी जाती थी किसमें, आश्रम में। तीसरा पॉइंट है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय होते थे उनको विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप महाभारत नहीं देखे तो आप देखना शुरू कीजिए, आपको बहुत कुछ जो वहां से सीखने को मिलेगा। महाभारत में ये सब दिखाया गया है कि वहां पर भी जो क्षत्रिय होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं को शिक्षा का अधिकार होता है। इसी तरह से जो कर्ण थे, जिनको सूत पुत्र होने के कारण उनको शिक्षा नहीं दिया गया था, जबकि उन्होंने झूठ बोलकर परशुराम से शिक्षा लिया था, जिसके कारण उसकी शक्तियां चली गई थी श्राप के कारण। तो ये सब चीजें आप देखिए, अच्छी लगेगी और आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो आर्थिक दशा। ठीक है, 2 दशाओं को हमने देख लिया, अब तीसरा है आपका आर्थिक दशा, उसको समझते हैं। तो लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि और व्यापार की उन्नति हुई। अब लोग घुमंतु जीवन त्याग कर स्थायी रूप से बसने लगे।
उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो कृषि और व्यापार की उन्नति हुई, बढ़े, व्यापार में वृद्धि हुआ, और जो पहले कबीलों में लोग कहीं कहीं जाके रहते थे, घूम घूम के रहते थे, अब वो एक ही जगह पर स्थायी रूप में बसने लगे उत्तर वैदिक काल में। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कृषि और पशुपालन। कृषि जो है ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में जो पशुपालन है वो व्यापार का प्रमुख साधन था, व्यापार का प्रमुख साधन था वो, और कृषि जो था वो द्वितीय साधन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो कृषि है वो प्रमुख भूमिका निभाएगा और जो पशुपालन है वह द्वितीय भूमिका निभाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, कृषि और पशुपालन, जिसमें पहला पॉइंट है कि कृषि इस काल का प्रमुख व्यवसाय बन गया। अब जो है कृषि यहाँ पर जो है प्रमुख व्यवसाय बन गया, ठीक है, इस काल में, उत्तर वैदिक काल में। हल, नहरों और जलाशयों का उपयोग होने लगा। प्रमुख फसलें धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, तिल और सरसों थी। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, विशेषकर गायों का, ठीक है। तो पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, लेकिन कृषि के बाद उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो पहले वहां पर पशुपालन था, उसके बाद कृषि था। उत्तर वैदिक काल में क्या है, तो पहले यहाँ पर कृषि, उसके बाद पशुपालन रहेगा। फिर हम लोग खान नंबर पर देखते हैं व्यापार और उद्योग कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई, लोहा, तांबा, सोना और अन्य धातुओं का उपयोग बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में क्या, तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई। अब पहले क्या होता था कि जो क्षेत्रीय लोग होते थे आदान प्रदान करते थे, वस्तु विनिमय का जो व्यवस्था था वो चलता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो भारत से आगे निकलकर भी लोग व्यापार के लिए बढ़े। वही लिखा है, लोहा, तांबा, सोना और अन्य धातुओं का उपयोग बढ़ा। फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, तो वस्त्र निर्माण, कुम्हारी, बढ़ईगिरी और आभूषण निर्माण जैसी कारीगरी विकसित हुई। ये सब जो कारीगर हैं, वस्त्र निर्माण वाले, जो कुम्हार हैं, जो बढ़ई हैं, आभूषण निर्माण करने वाले हैं, तो इन सब कारीगरों का विकास हुआ, कारीगरी जो है विकसित हुआ। दूसरा पॉइंट है कि निःशुल्क विनिमय प्रणाली के स्थान पर सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो हुआ, सिक्कों का प्रारंभ हुआ, सिक्के प्रचलित हुए। अब सामान के बदले सिक्के देने पड़ते थे। पहले क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में तो सामान के बदले सामान दीजिए, वो क्या था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय चलता था। और जो उत्तर वैदिक काल आ गया, इसमें क्या है, तो निःशुल्क विनिमय प्रणाली, मतलब निःशुल्क विनिमय प्रणाली के स्थान पर क्या, सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, मतलब सिक्के देने पड़ते थे, सिक्के का प्रचलन हुआ। गा नंबर पर है परिवहन और व्यापार मार्ग। परिवहन और व्यापार मार्ग कैसा था, तो जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। घोड़ों और बैलों द्वारा माल ढोया जाता था। उत्तर वैदिक काल में व्यापार के लिए भारत के बाहर देशों से भी संपर्क होने लगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हो, तो व्यापार के लिए भारत के बाहर देशों से भी संपर्क होने लगा। भारत के अलावा अन्य देशों से भी व्यापार का जो कार्य है वो बढ़ा, व्यापार में संपर्क जो संबंध वो बढ़ा। चौथा हम लोग जानते हैं धार्मिक दशा क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ। अब कर्मकांड और यज्ञों का महत्व बढ़ गया, लेकिन साथ ही दार्शनिक चिंतन और आत्मा मोक्ष संबंधी विचार भी उभरने लगे थे, ठीक है, ये सब चीजें भी उभरने लगी। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है यज्ञों और कर्मकांडों का प्रचलन। अब जो है यज्ञ और कर्मकांड का प्रचलन आ गया। सबसे पहला पॉइंट लिखा है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि यज्ञों का प्रचलन बढ़ा। इन सब यज्ञों का प्रचलन बढ़ा किसको, तो अपनी शक्ति और अपनी परंपरा को, या फिर मतलब अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि बड़े बड़े यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। किताबों में ऐसा लिखा है कि कई बार जो 24-24 हजार की जो बैलों का बलि दिया जाता था, या फिर जो भैंसे हैं जिसको खोटा में काड़ा बोलते हैं, ठीक है, झारखंडी भाषा में उसको काड़ा बोलते हैं, तो उनकी बलि दी जाती थी। एक एक बार में 24-24 हजार पशुओं की बलि दी जाती थी। तीसरा पॉइंट लिखा है या यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भारी दान दक्षिणा दी जाती थी, और जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण होता था उसको भारी दान दक्षिणा देना पड़ता था, दिया जाता था। खा नंबर पर लिखा है देवताओं की पूजा और पूजा में परिवर्तन। पहले क्या है, तो इंद्र भगवान की पूजा होता था, अग्निदेव का, वरुण देव का, तो इन सब, सूर्य देव का, इन सब चीजों का, इन सब भगवान का पूजा होता था, देवताओं की पूजा होता था। अब इसमें परिवर्तन हुआ थोड़ा सा, आइए देखते हैं। तो लिखा है प्रारंभिक वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा महत्व कम होने लगा, पूजा का जो महत्व वो कम होने लगा। ऋग्वैदिक काल में क्या था, तो इंद्र का पूजा होता था, वरुण का पूजा होता था, अग्नि का पूजा होता था, सूर्य का पूजा होता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, इनमें इन देवताओं का जो पूजा का महत्व वो कम होने लगा, और विष्णु और शिव की पूजा प्रमुख हो गई, और विष्णु और शिव की पूजा इसमें प्रमुख हो गई, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। फिर आगे देखते क्या लिखा है, तो यज्ञ और अनुष्ठानों के साथ साथ भक्ति भावना का उदय हुआ। यज्ञ और अनुष्ठानों के साथ साथ क्या हो, तो भक्ति भावना का भी उदय हो गया। और गा नंबर पर पॉइंट लिखा हुआ है कि आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष के विचार। आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष का विचार आने लगा, लोग इसके बारे में सोचने लगे, जाने लगे। तो उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा विकसित हुई। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को महत्व दिया गया।
मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान और ज्ञान को आवश्यक बताया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बताया गया? तपस्या कीजिए, ध्यान कीजिए, ज्ञान को आवश्यक बताया गया, मतलब ज्ञान रखिए। इन सब चीज़ों के कारण, इन सब चीज़ों से क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये कुछ कारण था, दशा था। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में आपको इस तरह से लिखना है कि उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक संगठित हुआ और शासन प्रणाली मजबूत हुई। मतलब जो पहले कबीला छोटा छोटा होता था, कई जगह पर बिखरा हुआ होता था, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? वो संगठित हो गया और मजबूत हुआ। धर्म और कर्मकांडों में जटिलता आई, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक चिंतन को भी बढ़ावा मिला। आर्थिक दृष्टि से यह काल प्रगतिशील था, जिसमें कृषि, व्यापार और कारीगरी उन्नत हुई। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और महिलाओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल ने भारतीय समाज, धर्म और राजनीति की नींव को सुदृढ़ किया और आगे आने वाले ऐतिहासिक युगों की दिशा तय की। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते दोस्तों बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में जितना हो सके अपने दोस्तों तक, अपने स्टडी ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी हो सके इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर किए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।